वेलकम बैक। आप देख रहे हो मेरा बजट मेरी सरकार। आज वित्त मंत्री नितिन पटेल ने बजट पेश किया। बजट में वैसे तो कई सारी बातों का जिक्र भी हुआ और उसी पर अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर किंजल देसाई हमारे साथ जुड़ी है और इसके अलावा भाजपा से स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है के न्यूज़ में। नमस्कार। जी। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी किंजल जी। आज बजट तो पेश हो गया, आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी बजट में? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने दिया था, उसके सिंक में गुजरात का बजट है। तो जो वहाँ पर था कि नो एडिशनल टैक्सेस बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक, कोई भी एडिशनल टैक्सेस जो केंद्र सरकार में नहीं दिया था, उसी तरह गुजरात सरकार ने भी कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं दिए। तो वो एक अच्छी बात है। एंड जो केंद्रीय बजट में जो आरोग्य की सुविधा के लिए जो प्रावधान दिए गए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कि इनडायरेक्टली रोजगारी बढ़ाने का काम करेगा, वही लाइन में गुजरात का बजट दिया गया है। वो एक वेलकमिंग स्टेप है। जी। स्नेहल जी, बात करें तो जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ, कोरोना काल की सबसे पहले बात कही गई कि कोरोना काल में सरकार ने क्या क्या कार्य किए, उससे ही शुरुआत की गई। तो फिर आपका क्या मानना है कि कोरोना काल के बाद ये जो बजट आया है वो कितनी जान फूंक देगा? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी कल की बात है, जैसे हमारी विजय हुई तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज गुजरात का ऐतिहासिक बजट जारी हुआ है आदरणीय नितिन पटेल जी ने। और मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी की जो संवेदनशील सरकार है, उन्होंने आज 2.27 लाख करोड़ का बजट जारी किया है। और जैसा मेरे साथी किंजल जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा है कि कोई भी टैक्स ज़्यादा लादा नहीं गया, ये तो एक चीज़ है। और यही बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षण, आरोग्य, कृषि, पशुपालन, फिर जल व्यवस्थापन, सामाजिक विकास और ऐसे शहरी विकास है, गाँव का विकास है, इस सभी पे बहुत ही ध्यान दिया गया है। और ये बजट दलित, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित जो लोग हैं, जिन्हें आगे बढ़ने की तमन्ना है, उन्हें बहुत ही मदद करेगा और देश की जो मेन स्ट्रीम है उसमें उनको लाएगा। जी। डॉक्टर किंजल जी, आपका क्या कहना है? अभी किसान आंदोलन भी जब दिल्ली की बात करें तो सर पर ही है। ये चुनाव में तो हालांकि गुजरात में कोई असर देखने को नहीं मिली, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुई कृषि और किसान कल्याण से। उसका बजट पेश किया गया और 7,232 करोड़ की रकम आवंटित की गई। आपको क्या लगता है कि कृषि क्षेत्र में और क्या सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए जल्पा जी, कृषि क्षेत्र में 7,232 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, उसके साथ साथ में गुजरात के खेडूत को बिजली मिले उसकी चिंता की गई है। उसको डे टाइम में भी बिजली मिले उसकी चिंता की गई है। उसके लिए 400 करोड़ रुपए के नए वीज कनेक्शन दिए जाए, बिजली के कनेक्शन दिए जाए, उसके ऊपर स्पेशल अलॉटमेंट दिया गया है। जल संचय, किसान के साथ जल संचय भी आता ही है, उसके साथ इरिगेशन की प्रावधान किया गया है। तो पानी के ऊपर, सिंचाई के ऊपर और उसके अलावा कृषि यूनिवर्सिटी, मतलब कृषि का एजुकेशन भी दिया जाए। साथ साथ में कृषि यूनिवर्सिटी के ऊपर आप देखें तो करीब बहुत सारा प्रावधान किया गया है। उसके साथ में कृषि के एजुकेशन को लेकर जो युवा है वो नए ऑर्गेनिक तरीके से कृषि कर पाए और उसके साथ साथ में उसके लिए कृषि बाजार हो, उसकी भी चिंता की। तो पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं वो पूरा किया गया है, जो नए तरीके से, नई टेक्निक के साथ, जो इवन पढ़ा लिखा किसान वो कंसेप्ट पे चल पाए, ये एक नई चीज़ देखने को मिली। और साथ में वीज बिल की सहाय, उसके ऊपर 8,411 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सो कुल मिलाकर के दो चीज़ों पर बजट का फोकस है कि कृषि और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, साथ साथ में आरोग्य के लिए भी है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम में लेंगे तब करेंगे। साथ साथ में फलों और सब्जी की मंडी, ये एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं कि जो महानगर है अहमदाबाद, राजकोट,
बड़ौदा और सूरत, ये 4 महानगरों में कृषि की मंडी हो जिसमें फल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेल किया जाएगा। तो पेरिशेबल आइटम रहती है, बहुत बहुत कम टाइम के लिए वो रहती है फ्रेश, तो उसके लिए गोडाउन, उसकी सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज, वो सब किया जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बजट में। जी जगदीश जी, आपको भी मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि किंजल जी से हमारी बात हुई कि इस बार कृषि यूनिवर्सिटी कृषि संशोधन उस पर भी काफ़ी मतलब भार दिया गया है। अगर बात करें तो 698 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र, जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई थी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों से अगर मुकाबला किया जाए, उनके साथ कंपेयर किया जाए, तो हमारी देश की जो कृषि है वो कहीं ना कहीं 50 साल पीछे है। यानी कि सुधार की तो आवश्यकता थी। आपको क्या लगता है जगदीश जी, अब इस बार जो इस कृषि संशोधन पर भार दिया गया है, तो इससे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि कृषि संशोधन तो जरूरी है, पर कहने का मतलब कृषि जो खेडूत है ना, उसके पीछे और भी बहुत सारी समस्या है। जैसे कि डीजल के दाम बढ़ गए, तो वो कहीं ना कहीं अपने डीजल से अपने मशीन चला रहे, कुछ भी खेती की चीज ट्रैक्टर चला रहे, तो उसमें उनको महंगा पड़ रहा है। और कहने का मतलब जब ये सब महंगी चीज़ खातर लेने जाते तो वो महंगा पड़ रहा है, कहीं किसान दवाई लेने जाता तो उसके दाम बहुत बढ़ गए। तो एक तरह से वो सब कंट्रोल होगा तो किसानों को थोड़ी मदद मिलेगी। और संशोधन तो जरूरी है, क्योंकि जो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें किसान उससे आगे बढ़ेगा और अपने उत्पादन को बढ़ावा देगा, और उनको मंडी मिलेगी तो मंडी में वो अपना अनाज जो पैदा होगा या फल सब्जी जो भी पैदा होगा वो बेच सकेगा। इसके लिए बदलाव तो जरूरी है, पर कहने का मतलब छोटी बड़ी सब जरूरतों को देखा जाए किसान का तो और अच्छा रहेगा। जी स्नेहल जी, आपका क्या मानना है अगर कृषि संशोधन और उसके आवंटित हम रकम की बात करें तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात की, वो हमेशा लोगों के लिए काम करते आई है, और हम लोगों ने एक उत्तम गुजरात का सर्जन किया है। अभी हम लोग एक सर्वोत्तम गुजरात की ओर बढ़ चुके हैं। इस बजट के बाद जो भी कृषि, आपने जैसा कहा, कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं भी हैं। दूसरी बात है कि हम जैसे सोलर पंप्स है और सोलर एनर्जी है, उसका भी काफ़ी हद तक आज प्रचार प्रसार हो चुका है। हमारे खेती करने वाले भाई, काफ़ी लोग सब्सिडाइज रेट पे लोन लेके कर रहे हैं। आज कृषि की लोन पे पहले के ज़माने में 15% इंटरेस्ट था, आज गुजरात की सरकार ने 0% कर दिया है। इस प्रकार से उन्हें कहीं बेनिफिट देने का जो एक प्रावधान है। और जैसा इन्होंने बहुत अच्छा कहा किंजल जी ने कि एक मंडियों का जो प्रावधान किया गया है वो बहुत ही उपयोगी इसलिए है कि जब किसान भाई कोई, उसको काफ़ी बार ऐसा था कि दाम नहीं मिलते थे, तो बिचौलियों का जो पूरा नेटवर्क था उसको कहीं पे ये ख़त्म करने की एक सरकार का ये प्रयास है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जो प्रयास है वो हम उसमें सफल होंगे। और मेरा जो कृषि भाई है, जो किसान भाई है आज गुजरात के गांव-गांव में, वो सभी इससे संतुष्ट होंगे और उनकी भी प्रगति होगी, उनके परिवार की भी प्रगति होगी, और ये बजट उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके अलावा अगर किंजल जी देखा जाए तो कई बार देखने को मिलता है कि गर्मी की जब शुरुआत होती है, कहीं पे पीने की पानी की कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठने लगती है। ये बार अगर हम बात करें जल की, तो उसके लिए जो रकम आवंटित की गई है वो है 5400 से ऊपर, मतलब आवंटित इतनी सारी की गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, बजट तो हर साल आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा? इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बजट लाया जाता है। अब कोई ऐसा कोरोना टाइम जैसा कुछ टाइम आ जाए जो एकदम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो, तो अलग बात है कि आगे पीछे कुछ होता है। अदरवाइज जो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बजट होता है, और मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड्स, तो 5400 के आसपास, 5400 करोड़ के आसपास जल संपत्ति के संवर्धन के लिए खर्च किए जाने वाले, जिसमें चेक डैम भी बनेंगे गांव में, और उनके कुएं, उनके जलाशय जो भी है उसकी व्यवस्थाएं होगी। नॉट ओनली दैट, अगर हम पानी की ही बात कर रहे हैं तो पानी का एक पूरा नया डिपार्टमेंट हम जानते हैं कि केंद्र में भी खुला है, उसके हिसाब से वही लाइन में गुजरात में भी काम हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नर्मदा का काम तो वैसे हो चुका है, पर उसके साथ साथ में नर्मदा के जो मेंटेनेंस वर्क है उसके लिए भी बहुत बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। तो करीब 7370 करोड़ के
फंड का अलॉटमेंट किया गया है कि नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए जो भी मेंटेनेंस काम है या जो भी फर्दर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, ताकि पानी पहुंच पाए। अगर पानी पहुंचेगा तो वी नो के गुजरात में सौनी योजना है, तो ये सब की वजह से एक जल क्रांति जैसा विषय हो गया है गुजरात में। पहले कहाँ था कि पानी नहीं आता था सौराष्ट्र के कच्छ के कुछ भाग में, विस्तार में। अभी तो पानी सब जगह पहुंचने लगा है और आगे भी अच्छी तरह से पहुंचे और फसलें साल में 2-3 बार ली जाए, उसकी व्यवस्था के लिए ही सरकार ने ये सब प्रावधान किया है, ऐसा दिख रहा है। जी जगदीश जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि किंजल जी से मेरी बात हुई, बजट लाया तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रकम आवंटित की गई है उतना उसका यूसेज या वो कहीं पर खर्च हुई, ऐसा कुछ इलाकों में तो देखने को नहीं मिलता। जैसे कि उन्होंने बात की मरम्मत की, यानी कि जो नहर निकलती है, लेकिन आज भी कितने ऐसे गांव हैं जहां पर कहीं ना कहीं मरम्मत नहीं हुई, उस वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ये आवंटित तो रकम हर बार ही होती है, बड़ी बड़ी हम करोड़ में देखते ही है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा? जी, पिछली बार कहा गया था कि पानीदार गुजरात की योजना लाई गई है, इस योजना के द्वारा घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। और केंद्र सरकार भी कह रही थी कि भाई नल से जल की योजना लाएंगे, और उसका भी 1 साल हो गया है, पर अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे गांव में अभी तक पानी पहुंचा नहीं है। तो कहने का मतलब, जब कई ये सरकार जो स्कीम बना रही है वो बस सही है, पर कहने का मतलब अगर ये लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जब तक ये लोग तक पहुंचेगा नहीं, आप इतने पैसा खर्च करोगे फिर भी पानी अगर गांव तक पहुंचा नहीं है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। और हमको ये सुविधा उनको घर पहले कैसे पहुंचे उसके लिए सोचना चाहिए। और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे पीने का मीठा पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पे खारा पानी मिल रहा है, कोई जगह पे गंदा पानी मिल रहा है। अभी शहरों की भी बात करी जाए तो जब ये गर्मी की सीजन आएगी तो यहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पानी का समस्या तो अभी तक है ही है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। जलपा जी, इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ जी। कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई बजट अलोकेशन किया जाता है, आपके डिपार्टमेंट को, आपकी मिनिस्ट्री को, अगर आप वो नहीं कर पाते, उसका यूसेज आप नहीं कर पाते हैं, तो आप इनएफिशिएंट हो। कि आपको दिया गया फंड आप वो काम में अगर पूरा नहीं कर पाते हैं और आपके पास कुछ रकम बच जाती है, तो आप इनएफिशिएंट गवर्नमेंट कहलाती हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि इतना अच्छा 2.27 लाख करोड़ का बजट आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपकी चैनल के माध्यम से यही है सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स को और मिनिस्टर्स को, कि उसका जो अलोकेशन किया गया है 26 अलग अलग विभाग में, डिपार्टमेंट में, उसका वही अच्छी तरह से अमलीकरण हो, कुछ भी रकम बाकी ना मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम सरकार को ज़्यादा बजट की प्रोविजन करनी पड़े और जनता की सुखाकारी के लिए ज़्यादा बजट लेकर आए। जी स्नेहल जी, आपका क्या कहना है यहाँ पर? अभी हालांकि बात करें तो चुनाव अभी आप भाजपा जीत ही चुकी है, अब पानी का जो मुद्दा था तो अभी क्या सुधराव हमको देखने को मिलेगा? जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जल ही पारस है, और उन्होंने उसकी कंपैरिजन भगवान के प्रसाद से की है। ये बहुत ही अच्छी एक बात है और लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया है। लोग समझते हैं, आज गांव-गांव दूर दराज में भी काफ़ी लोगों ने चेक डैम बनाए हैं। भाजपा की जो सरकार है, वो मैंने पहले भी कहा कि हमने उत्तम गुजरात क्रिएट किया है, अब हम सर्वोत्तम की ओर चले हैं। जब आदरणीय मोदी जी जब थे यहाँ पे, तभी से कितने जगह पे चेक डैम हुए हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो धीरे धीरे अभी अंत तक आ रहा है। जैसे नल से जल योजना में हम 81% तक पहुँच गए हैं। आने वाले गत 2 सालों में ये हम 100 का आंकड़ा 100% इसको हम पहुंचाएंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ है, उससे जनता को पूरा विश्वास है। दूसरी बात ये कि कुछ जामनगर और सौराष्ट्र के कुछ जगह पे जो माफिया का जो पहले राज चलता था, टैंकर माफिया वगैरह, जो कांग्रेस के समय में चला करता था, उस सभी को नाश किया गया है। और या तो फिर अपना सौराष्ट्र है हो या भरूच हो, भरूच में भी मीठे पानी का प्रावधान हो गया है। कुल 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की लाइनें बिछ गई है आज की डेट में। कच्छ में भी मेरे जो किसान भाई है, जो लोग रहते हैं, उन्हें पानी मिल रहा है। और ये जो भी बाकी है, अगर दूर दराज के कोई भी इलाके, तो वही योजनाएं आप देखेंगे। आज बहुत अच्छी बात मैंने कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय नितिन जी ने आज बजट पेश किया है, उसमें आप देखिए कि जो जल के रिलेटेड सभी योजना है, उसमें ज़्यादा पैसों का प्रावधान किया गया है। मतलब सरकार को पता है कि ग्लोबली आज जल है, सोलर एनर्जी है, ये सब चीज़ें हैं जो देश को आगे बढ़ने में काम आएगी।
तो जल का नेटवर्किंग कैसे, मतलब पानी का नेटवर्किंग कैसे करना, वो पानी बह के ना चला जाए, चेक डैम्स बने, हर एक गांव में लोग उसे इस्तेमाल करें, इस सभी का प्रावधान करके जल संपत्ति में 5,490 करोड़ का एक जो राशि है वो आवंटित की गई है उसके लिए। तो मुझे पूर्णतः ये विश्वास है कि ये जो राशि है उससे ये जो भी नेटवर्क है वो बहुत सुदृढ़ होगा और मेरे गांव के दूर दराज के भाइयों को, किसानों को, सबको बहुत अच्छी तरह पानी मिल पाएगा। जी, अब आते हैं हम शिक्षा के मुद्दे पे। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए भी 32,100 से ज़्यादा रकम आवंटित की गई है। किंजल जी, आपका क्या कहना है कि शिक्षा में आवश्यकता तो थी, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे देखा जाए तो वर्ल्ड जो है वो एक प्रोग्रेस की ओर जा रहा है। एजुकेशन के लिए भी जैसे कृषि क्षेत्र में हम कई मतलब साल पीछे है, उस हिसाब से हम एजुकेशन में भी दूसरे देशों की कंपेयर करें तो काफ़ी पीछे है। इसीलिए ज़रूरी था ही कि किस तरह हमारा जो एजुकेशन का स्तर है उसको अच्छे से बढ़ावा मिल सके। आपका क्या कहना है? दो भाग में मैं इसका आंसर देना चाहूँगी कि भारत का एजुकेशन स्तर दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले, जब हमारे पे आक्रमण नहीं हुआ था दूसरे देशों का, दूसरे धर्मों का, विधर्मियों का, तब की बात मैं कर रही हूँ। फिर उसका हमारे एजुकेशन सिस्टम का ध्वंस किया गया, नाश किया गया और हम नए तरह की एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं जो मैकॉले ने सिखाई है। अब उसकी बात करते हैं कि हाँ, अभी मैकॉले की सिखाई हुई एजुकेशन सिस्टम दूसरे देशों के कंपैरिजन में अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो क्लर्क बनाना चाहते थे। ठीक है, तो अभी हम बात करें कि एजुकेशन सिस्टम में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल 764 करोड़ ज़्यादा अलॉट किए गए हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा साल हमने देखा कि बच्चों ने घर बैठकर पढ़ाई करी, कई सारे स्कूलों के भी फीस के भी इश्यू थे, बाकी सारी समस्याएं थी, तो उसके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया। और मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, केंद्र की सरकार लेकर आई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन आए, उसके ऊपर कुछ विचार किए गए, जैसे कि वाईफाई, इंटरनेट की सुविधा गांव में पहुंचाया जाए, उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। आरटीई के लिए 550 करोड़ से ज़्यादा, राइट टू एजुकेशन, आरटीई के लिए 550 करोड़ से ज़्यादा एजुकेशन के लिए पैसे दिए गए हैं। वो किसके लिए यूज़ होंगे? आरटीई मतलब जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, सरकार उनको पढ़ाना चाहती है और उनको मिलेगा, तो मतलब समाज के सारे लोगों को समाविष्ट करके एजुकेशन अच्छा दिया जाए, तो वो क्वालिटी एजुकेशन के तहत वो छोटा बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, कोई ना कोई विषय में धंधा व्यापार रोजगार करेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी इंडिया की। ये सब देखते हुए ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। और नए जैसे हमने कृषि यूनिवर्सिटी की बात करी, तो नए प्रकार के एजुकेशन में भी पैसा दिया जाएगा ऐसा दिख रहा है। साथ में जो आंगनवाड़ी है वो भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है, उधर आहार भी अच्छा दिया जाए ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाए, उसके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था करी है। मतलब इवन वेरी नाइस टू सी कि हम इतनी माइक्रो लेवल पे चिंता कर रहे हैं सरकार, तो हम उसका देखना चाहेंगे कि अब क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स भी दे और व्यवस्थाएं सरकार करे और लाभान्वित हम सब हो, हमारे बच्चे हो। जी, जगदीश जी, आपका क्या कहना है? सरकार स्कूलों के लिए गंभीर है तो ये अच्छी बात है। और अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा कि सरकारी स्कूल 6,000 जैसी स्कूलें बंद की गई, कहीं ना कहीं मर्ज की गई। तो कहना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूलें बंद की गई उसके सामने बढ़ाई भी जाए और प्राइवेटाइजेशन को कम करके अपने सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में सुविधा दी जाए ताकि लोग उससे प्रेरित होए और वहाँ पे जाना चाहे। अभी स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को जाने देना नहीं चाहता, सब लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो सुविधा मिल रही है ये सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही है। तो ये 6,000 स्कूलें बंद क्यों करनी पड़ी? इसीलिए बंद करनी पड़ी कि वहाँ पे विद्यार्थी नहीं मिल रहे। अगर विद्यार्थी मिलने क्यों नहीं रहे तो उसका भी कारण है कि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। समझो कि कोई टीचर का ठिकाना नहीं, कोई आता है नहीं आता है, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं है। वहाँ पे जो एजुकेशन की जो सिस्टम की गई है उसमें कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैदान है तो वहाँ पे मट्टी वगैरह है, वो जो कमरे है उसकी साइज बराबर नहीं है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और गंदगी होती है। ये सब देख के कोई अपने बच्चे को प्राइवेट सरकारी स्कूल में नहीं छोड़ना चाहता। तो कहने का मतलब सरकारी स्कूलों को अपने प्राइवेट की तरह बनानी चाहिए, जिसके हिसाब से कि लोगों को लगे कि ना ये सरकारी स्कूल भी अच्छी है तो वहाँ अपने बच्चों को छोड़े। जी,
स्नेहल जी, क्या कहना है शिक्षा के जो आवंटित की गई थी उस रकम के बारे में भी बात हुई, और दूसरी एक बात ये भी हुई कि अगर हम सरकारी स्कूलों को देखें और प्राइवेट स्कूलों को कंपेयर करें तो सरकारी स्कूलों का स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जी देखिए, और मैं इस विषय में ऐसा कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी ये गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की जो संवेदनशील सरकार है, उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी पहले से ही जोर दिया है। जब मोदी जी थे तब आपको पता होगा कि उन्होंने स्कूल बच्ची या बेटियों को जो कम पढ़ाने की जो एक बात थी वो उन्होंने कहा। जहाँ शौचालय नहीं थे वो शौचालय बनाए, क्योंकि मेरे मित्र जो है आम आदमी पार्टी वो दिल्ली से आते हैं तो उन्हें शायद कहीं गांव में पता ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का, कहीं बेटियों के पास साइकिल नहीं थी तो साइकिल का भी प्रावधान किया गया था, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर एक जो भारतीय नागरिक है उनके बेटे बेटियां और हमारा जो आने वाला भविष्य है वो अगर पढ़ेगा तो ही वो अपने आप पर वो आत्मनिर्भर हो पाएगा। उसका जो एजुकेशन लेवल है, तो जैसे आज नितिन पटेल जी ने आज जो बताया कि एक आंगनवाड़ी मतलब जो नर्सरी केजी स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक सारी सुविधाएं जिनको जो चाहिए वो दी गई है। उनको जो विद्यार्थी है जो पीएचडी में भी काफ़ी सारे पढ़ रहे हैं जिनको करना है, तो उन्हें आर्थिक सहायता से लेकर बच्चों का यूनिफॉर्म तक और उनको टैबलेट दिए जाना। और मेरे जो आदिवासी भाई बहन है खास करके, जो तकरीबन गुजरात में 90,000 से 1 करोड़ की उनकी संख्या है, उनके बेटे बेटियां जो है वो ऐसा हो सकता है कि शहर में या दूसरे नज़दीक के गांव में पढ़ते हो, पर ये पैंडेमिक के चलते हुए उन्हें शायद पर्वतों के अंदर कहीं दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की अगर तकलीफ हो रही हो, उसका भी ध्यान रखकर आज सरकार ने वो टावर खड़े किए हैं सरकार के खर्च पे, और काफ़ी सारी योजनाएं जो है उसमें टैबलेट भी दिए गए हैं और ऐसी कई सुविधाएं दी गई है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये हो रहा है एजुकेशन गुजरात में, जो प्रोग्रेस हो रहा है एजुकेशन के फील्ड में, उससे हम एकदम अच्छी तरह से काम करेंगे। और आगे भी जैसे स्कूल्स है तो काफ़ी आप देखेंगे कि काफ़ी जो स्कूल्स थी पुरानी थी बंद पड़ी थी, तो ऐसा नहीं कि भाई ये बिल्डिंग को गिरा दी जाए, उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, उसको कहीं एजुकेशन देने के लिए किया गया। तो आर्ट और कल्चर उसका भी ध्यान रखा गया है कि हमारी आने वाली पुश्तों को भी पता चले कि गांधी जी यहाँ पढ़ते थे, ये महानुभाव यहाँ पढ़ते थे। इस प्रकार से पूरा आयोजन करके आज के बजट में मैंने देखा कि अच्छी तरह से सब आयोजन किया गया है। इसलिए ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन हो और हर एक नागरिक के पास ये अपनी अपॉर्चुनिटी उसे मिले। उसके लिए हमारी जो सरकार है गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने पूर्णतः प्रावधान किए हैं। जी जगदीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्नेहल जी ने कहा ना कि मैं दिल्ली से आया, मैं दिल्ली से नहीं आया, मैं यही रहता हूँ और मैं दिल्ली जाके आया हूँ ना, वहाँ की सरकारी स्कूलें देख के आया हूँ। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूल आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि जैसे 5 स्टार होटल जैसी सरकारी स्कूल है, उसके अंदर मैदान देखेंगे आप तो आपको लगेगा नहीं है कुछ। अभी आप उस तरह की सुविधा भले कर ना पाओ पर उसको आप सराह सकते हो, उनको देख सकते हो, उसके उससे प्रेरणा भी ले सकते हो। इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है भाई कि चलो केजरीवाल जी का आपने काम देख के उसको कॉपी किया तो वो छोटी बड़ी बात नहीं है। प्रजा का भला होता है तो कॉपी भी करना चाहिए, उसमें क्या वांधा है आपको। बिल्कुल एकदम यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि उनके दिल्ली के स्कूलों का मॉडल एक्चुअली अच्छा है, और अगर अच्छी चीज़ें सीखने को मिले कहीं और पार्टी से तो सीखनी चाहिए। उसका बेनिफिट तो अगर जनता को होगा तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके उसके सामने आपको भरपाई भी कर देगी। जैसे लास्ट बजट में हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 500 स्कूलों को स्टेट ऑफ द एक्सेलेंस बनाने के लिए 250 करोड़ दिए गए थे लास्ट बजट में। तो ये इसी तरह का एक प्रयास था, इसी तरह का एक प्रयोग था जो हमने वहाँ की दिल्ली की सरकार ने भी किया और यहाँ की सरकार भी कुछ करना चाह रही थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन धीरे धीरे ऐसे मोड पे आए कि वो सबको अवेलेबल हो और ज़ीरो कॉस्ट पे या लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हर सरकार को काम करना चाहिए। आज भी दिल्ली की सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना हो तो लाइन लगती है मैडम। जी स्नेहल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी स्कूल तो है ही, पर छात्रालय भी किए गए हैं। उसमें हर एक जाति धर्म पंथ के विद्यार्थी रहते हैं, पढ़ते हैं, और ऐसे जहाँ जहाँ पे छात्रालय है उन्हें डिजिटलाइज भी किया जा रहा है और उसका स्पेशल प्रावधान आज के बजट में है। और गुजरात पहले से ही विकसित है, तो मुझे ये दिल्ली मॉडल की जो ये मेरे मित्र हमेशा और इनके जो पक्ष वाले बात करते हैं,
मुझे लगता है कि वो दिल्ली तक अच्छा है। गुजरात में काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट है और हो रहा है, और शायद उसे कंपेयर करना मैं उचित नहीं समझता। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हर एक गुजरात के बेटे बेटियों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिले। अगर वो गांव में है तो अगर वो शहर में पढ़ने आए तो उनको रहने की भी सुविधा हो, उनको खाने की सुविधा हो, उनके गणवेश की भी सुविधा हो। ये सभी चीज़ें गुजरात सरकार ने प्रावधान में पिछले बजट में भी थी और इस बजट में भी हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखकर वो किया है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस बनने का जो प्रावधान है वो भी किया गया है। इसलिए गुजरात एक अलग क्षेत्र है और अच्छी तरह यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है पूर्णतः। ओके, अब हम आरोग्य के मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर आरोग्य की हम बात करें तो 11,323 करोड़ आवंटित किए गए हैं। किंजल जी, आपको क्या लगता है कि कोरोना का जो महाकाल था वो तो हमको सिखा के गया है कि आरोग्य की सुविधाएं कितनी हद तक डेवलप होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर वैक्सीन की बात करें या दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें तो कहीं हम आत्मनिर्भर हो भी चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आवंटित की गई है रकम, उससे और मेडिकल जो सुविधाएं है उसमें क्या अपडेशन होगा? जल्पा जी, वैसे भी गुजरात है ना, वो फार्मास्यूटिकल हब और मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो वैसे यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले भी अच्छी थी, अभी और ज़रूरत पड़ गई। हमको पता चला कि जो हम मानते थे कि अच्छी है उसको भी अच्छी करने की ज़रूरत है, तो बजट को बढ़ाया गया है। जैसे हम देखें तो आरोग्य में 11,323 करोड़ दिए गए हैं, जो पिछले साल के बजट के हिसाब से 80 करोड़ ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, हमने इंटरिम बजट में भी देखा था पिछले साल के जून महीने के आसपास कुछ और रकम भी इसमें डाली गई थी। तो नॉट ओनली दैट, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड कि यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, जो अच्छी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो कोरोना के लिए अच्छी दवाई लेकर आए और यहाँ से विदेश में भी दवाई मेडिसिन की सहायता भेजे, और वो बहुत अच्छी तरीके से किया। आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स जनरल पब्लिक के लिए खुल गए, अच्छी चीज़ें हैं। ये नए बजट में जो है सिविल हॉस्पिटल को आधुनिक बनाने के लिए कुछ 87 करोड़ दिए गए हैं। 108 जो हमारा यहाँ का एक यूनिक, जैसे दिल्ली की बात करी कि उनके यहाँ कुछ यूनिक है, तो यहाँ की भी एक 108 जो फैसिलिटीज है 108 तो मैडम पूरे देश में यूनिक। हाँ, जो उसके लिए 30 करोड़ ज़्यादा और दिया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और साथ साथ में नए राजकोट में भी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमने देखा कि एम्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अच्छा बजट आरोग्य के हिसाब से लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसमें और भी ज़रूरत हो सकती है कि हम गांव के पीएचसी सेंटर तक जाए, उसमें भी हम डॉक्टर्स नर्सेज की सुविधाएं लेकर के जाए और उनको भी अत्याधुनिक बनाए। ये भी एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम हो सकता है। जी, जगदीश जी, क्या कहना है? जी, मैडम ने जो बात कही वो सही कही है, उसमें कोई गलत नहीं है। कहने का मतलब 108 की जो सुविधा है वो उन्होंने बोला कि दिल्ली में ये है तो इधर भी ये है, तो 108 तो पूरे देश में, उनका करेक्शन करना चाहूँगा खाली। और कहने का मतलब जो यहाँ अपने शहरी विस्तार में तो सब सुविधा थोड़ी बहुत मिल रही है, पर गांव की ओर अपने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं कहीं सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट होवे। और क्योंकि अभी सौराष्ट्र के अंदर आप जाओगे तो गांव में अपने जो उनके बच्चे रहते हैं वो कहीं सूरत कोई रहते हैं, कोई अहमदाबाद रहते हैं, गाँव में बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए। तो उनकी सुविधा के लिए उनके नज़दीक में कोई आरोग्य केंद्र बने तो और अच्छी बात है। जी, स्नेहल जी, क्या कहना है आपका? आरोग्य का जो क्षेत्र है उसमें गुजरात काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे बेंचमार्क्स अचीव कर चुका है। जैसे यहाँ की सरदार पटेल हॉस्पिटल है, ये कोरोना की जब महामारी आई तो भाग्यशाली हम लोग हैं गुजरात के लोग कि हमारे पास इतनी बड़ी, इतनी सारे बेड की सुविधा वाली एक हॉस्पिटल थी, जहाँ पे बहुत सारे नागरिकों को एकदम कम दाम से, मतलब ऑलमोस्ट फ्री जैसा ही सेवाएं मिलती थी। तो वो जो सरकारी सेवाएं हैं वो सभी नागरिकों ने ली है। दूसरी बात जो है कि गांव की बात है, तो गांव में हर एक जगह पे, योग्य जगह पे हेल्थ केयर सेंटर सुचारू रूप से चालू है, वहाँ के लोग हैं वो कनेक्टेड है। और आज की डेट में सिर्फ इंसान की नहीं पर पशुओं की भी चिंता की है भारतीय जनता पार्टी ने, कि 10 गांव में एक एम्बुलेंस दी है पशुओं के लिए। तो मेरे किसान भाई का अगर कोई बैल या बकरी या कोई अगर बीमार हो जाता है तो वो तुरंत उसे बुला के निःशुल्क सेवा ले सकता है। सड़क पे आप जा रहे हो, कोई कुछ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया किसी पशु का, तो 1962 आप डायल करो तो आपको वो एम्बुलेंस मिलेंगी। ऐसे 400 से ज़्यादा एम्बुलेंस आज की डेट में गुजरात में सुचारू रूप से चल रही है। तो ये जो हेल्थ केयर की बात है
उसमें हम लोग काफ़ी आगे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमको बेहतर को बेहतरीन बनाने की बात है, तो हम हेल्थ केयर को भी बेहतर से बेहतरीन बना देंगे। जी किंजल जी, इसके बाद बारी आती है महिला एवं बाल विकास की। उसके लिए भी 3,511 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर गुजरात राज्य की बात करें, ऐसे तो महिलाओं के लिए गुजरात राज्य भी काफ़ी, अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो उसके कंपैरिजन काफ़ी सेफ माना जाता है। आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर? जी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 3,511 करोड़ जो दिए गए हैं वो पिछले साल के हिसाब से 361 करोड़ ज़्यादा है। उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि मेरी बहनों को अच्छा कुछ ना कुछ उसमें से फ़ायदा होगा। श्रम रोजगार के लिए भी फैसिलिटीज़ दी गई होगी, ऐसा हम सोचते हैं। उसका बाइफर्केशन क्या है वो मैंने नहीं देखा है अभी, बट मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी कुछ 100 करोड़ के आसपास फंड दिए गए हैं। और महिला और बाल विकास ये दोनों कंबाइन है ये डिवीजन में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने बात करी कि बच्चों को आंगनवाड़ी में अच्छी खुराक मिले, उसके लिए उनको छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, उसके लिए भी दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को होती है, सीधी स्पर्श करती है। फिर स्वच्छता है, वो भी उनको सीधी स्पर्श करे, ऐसी चीज़ें हैं। तो स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत योजना में 800 करोड़ दिए गए। तो नॉट ओनली अलोकेटेड अमाउंट फॉर दी, हम किसी को एक सेपरेट यूनिट की तरह नहीं देख सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए इतना बजट। बाकी की योजनाओं में से भी चीज़ें होती है जो महिलाओं को स्पर्श करती है, बिकॉज वी आर ऑल्सो दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ना। तो ये सब बाकी की योजनाएं भी हमारे लिए ही है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीधी तरीके से महिलाओं को भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगी। जैसे हमने देखा कि दो ऐसे पार्क बन रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क, जो टोटल 7 बनेंगे पूरे देश में, जो निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट में बोला था। उसमें से अगर 2 हमको मिल जाते हैं गुजरात में, तो ये बहुत बड़ी सिद्धि होगी। क्योंकि ये जो टेक्सटाइल पार्क में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट या रोजगारी होती है वो महिलाओं की होती है। तो ये भी एक कनेक्टेड फील्ड है कि अगर महिलाओं को रोजगारी मिलेगी तो उनकी सुखाकारी बढ़ेगी। तो कृषि में भी हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी करीब करीब साथ में देखी जाती है। वो भी साथ में खेतों में काम करती है, पशुओं के ख्याल में, पशुपालन में, डेयरी उद्योग में या सहकारी क्षेत्र में बहुत आगे रहती है महिला गांव की महिला एक्चुअली शहर की महिला से कई बार ज़्यादा काम करती होती है। तो ये सब चीज़ें एक कंपोजिशन में देखना चाहिए, एक कंबाइंड यूनिट की तरह देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि बहनों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इससे भी अच्छी चीज़ें मिले तो बहुत अच्छी बात है। जी स्नेहल जी, आपका क्या कहना है? जो अपनी गुजरात की जो मेरी बहनें हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय रूपाणी जी की संवेदनशील सरकार ने 3 मुद्दों पे काफ़ी ध्यान दिया है। एक है स्वास्थ्य, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा है स्वावलंबन। तो अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो हाइजीन, डेली हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली हाइजीन के हिसाब से जैसे आदरणीय मोदी जी ने जो अभियान चलाया था स्वच्छ भारत का, उसमें बजट आवंटित किया गया है। उसी के थ्रू काफ़ी गाँव में आज के दिन में 100% टॉयलेट्स हो गए हैं, जो काफ़ी उन्हें बहुत दिक्कतें होती थी। क्योंकि गांव की जो मेरी बहनें हैं उन्हें कभी दिन में अगर कहीं जाना हो या कुछ काम हो तो वो काफ़ी हद तक नहीं कर सकती। टॉयलेट उनके घर पे आने से उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, उनका जो मानसिकता जो है वो भी चेंज होगी, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आएगी कि स्वास्थ्य अच्छा है तो पॉजिटिविटी आएगी। उनके घर में चूल्हा जलता था, धुआं होता था, वो सब दूर करके 12 करोड़ से ज़्यादा आज गैस के सिलेंडर से लेके सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। ये तो चीज़ थी स्वास्थ्य की। उनको माँ अमृतम कार्ड दिया गया और माँ कार्ड दिया गया, जिसकी वजह से उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उसके जो लिस्ट में थी वहाँ पे फ्री सुविधा मिलती है, आने जाने का भी फेयर सरकार देती है उन्हें। तो गर्भवती माताओं का ध्यान रखने के लिए देती है। तो ये बात हुई स्वास्थ्य की। दूसरी बात है सुरक्षा की। तो महिला हेल्पलाइन चालू की गई है। आज आप देखेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी 50 करोड़ के आसपास की एक राशि नए व्हीकल्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है कि जिससे गुजरात की महिलाएं सेफ रहे। और आज मैंने सुबह ही एक डिबेट में एक हमारे बहन थी, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आप ये ब्रिज ये बना दे, एक सेफ्टी सिक्योरिटी। हम महिलाएं ऐसे देखती है कि सेफ्टी सिक्योरिटी भी इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, की वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अगर है सेफ तो महिलाएं ज़्यादा सेफ फील करेगी। ये बात रही ये सेफ्टी की। अभी अगर हम स्वावलंबन की बात करें तो महिलाओं के जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हें भी मदद दी जा रही है।
जो हमारी बहनें हैं हमारी गुजरात की, वो अगर लोन लेती है कुछ काम करने के लिए, उनकी जो बुनाई है या कुछ प्रोजेक्ट है छोटा सा, उसके लिए लोन लेती है, तो उसकी जो उसका ब्याज है वो सरकार भरती है, गुजरात सरकार। और आज कच्छ की जो बहनें हैं वहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स पूरे विश्व में मशहूर है, आपको भी पता होगा। तो वो जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाने तक और उसकी जो एक मंडी क्रिएट करने का जो कार्य है, उनको हेल्प देने का कार्य है, उनका रॉ मटेरियल के लिए लोन देने का कार्य है, इस प्रकार से बहुत सारी स्वावलंबी योजनाओं से आज गुजरात की मेरी बहन जो है वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई है और आगे बहुत अच्छी तरह से होगी कि वो उनके खुद के बच्चों का, उनके परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रख पाएगी। जी, आप हैंडीकैप्स की बात कर रहे हैं, वहां तक ऐसा भी बीच में कांड आया था कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, गांव या छोटे इलाके जहां पर बहनें मेहनत करती है लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलिए उनके हिस्से के पैसे खा जाते थे। जी, ये जो सरकार की ये जो भी योजना है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से टेक्नोलॉजी के प्रो रही है ये सरकार। उन्होंने ये प्रयास किया है कि हर एक जगह पे टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होकर जो हमारे नागरिक है उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले। तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात है वो भी हर जगह पे होगी। जैसे हमारी बहनें, फॉर एग्जांपल कच्छ की जो बहन है, वो अगर उसका खुद का डिजिटल अकाउंट करके वो डिजिटल मार्केट में बेचेगी तो इसमें बिचौलिए की बात कहीं नहीं आती। तो इस प्रकार से ये हो गई। और एक अच्छी बात आपके बात से मुझे याद आई कि विकलांगों की जो बात थी, वो ऑटिज्म को आज, और ऑटिज्म और दूसरा एक रोग है उसको आज इंक्लूड किया गया है विकलांग की श्रेणी में, और उन्हें जो 1,000 रुपये का पेंशन मिलता था, और ये जो सब इंक्लूड किया है वो डॉक्टर्स और उनके पेरेंट्स के विचार विमर्श करके ये इंक्लूड किया गया है। तो ये विकलांगों के प्रति भी बहुत ही अच्छा एक कदम है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि उनको भी ये सहायता मिलती रहेगी। और एक विधवा पेंशन है, जैसे हम बहनों की बात कर रहे हैं, तो विधवा पेंशन में ऐसा था कि पहले जो हमारे जो बुजुर्ग है, जो विधवा है, उन्हें पेंशन मिलता था 1,000 रुपये के आसपास। वो अभी ऐसा था कि उनका जब बेटा प्राउड हो जाता है 18 साल से ऊपर का, तो वो बंद हो जाता था। पर सरकार ने ये निर्णय किया कि वो बहन की जो सहायता राशि है उसे बंद ना करके उसे चालू रखा जाए। सो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि महिला देश का बैकबोन है और आज की तारीख में हर एक क्षेत्र में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ का ध्यान रखकर महिलाओं के लिए इस बजट में पूर्णतः प्रावधान किए हैं। जी, जगदीश जी क्या कहना है? स्नेहल जी, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं और मैं सरकार को कोई गलत नज़रिए से भी नहीं देख रहा हूँ। मैं खाली अगर मेरी माता बहनों को कुछ भी मिलता है और मेरे बच्चों के लिए कुछ भी अच्छी योजना आती है तो हम उसकी सराहना करते, होना चाहिए और करना भी चाहिए। खाली मेरा कहना इतना है कि जो गैस सिलेंडर के जो दाम दिन रात बढ़ रहे, खाली उसको कंट्रोल करके मेरी माता बहनों को और एक गिफ्ट दे सकते थे आप। अगर वो उतना किया होता, वो जो बाटले के 200 रुपया भाव बढ़ गए, जो सिलेंडर के गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी पूरी की पूरी नष्ट हो गई, तो उनको अगर ये राहत दी जाती तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात थी। माता बहनों के लिए जब कुछ करना ही था तो ये भी करते। जब आपने आंखों में धुआं आना बंद कर दिया, पर अभी ये आंखों से आंसू निकलना चालू हो गए, उसको भी बंद कर दीजिए थोड़ा। जी स्नेहल जी। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो गैस और उसके जो दाम है वो बढ़े हैं या जो भी है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पहली तो चीज़ ये है। स्नेहल जी बहुत दूसरी ज़्यादा बात- बढ़ गए, अभी थोड़ा हाँ, ज़्यादा मैं हो गए। एक बार प्लीज़ मेरी बात में ख़त्म कर लूँ ठीक। कि ये ऐसा नहीं है पहली बार बढ़े हैं, पर ये सभी जो दाम बढ़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि दूसरे खाद्य पदार्थ और सामग्री के भाव ना बढ़े। और साथ में हमेशा ये एक जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, वो सभी का प्रमोशन भी शुरू है इसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ को हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये, जैसे मेरे भाई ने कहा बहुत कवि के अंदाज में कि भाई आंसू आ रहे हैं वगैरह, तो इतना सारा भी नहीं है। पर जो 200 दाम रुपये बढ़े बढ़ जाए हैं, तो फिर जो दाम बढ़े हैं उसका कंट्रोल सरकार भविष्य में, आने वाले भविष्य में करेगी। और सभी का जो, और देखिए महंगाई ऐसी है कि कोई भी सरकार हो, उनकी भी हो कहीं पे, जैसे उनकी कहीं जगह है तो उन्हें भी नहीं अच्छी लगेगी। हमारी सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जो दाम है वो एक सामान्य इंसान है उसके कंट्रोल, उसके अफोर्डेबिलिटी उसकी बनी रहे, और उसके पूरे प्रयास करके सरकार हर एक चीज़ का दाम में कंट्रोल लाएगी। जी, आपने सोलर एनर्जी की जब बात की है कि डॉक्टर किंजल जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि मतलब कीमतें बढ़ने की बात चल रही है, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही है, तो सोलर एनर्जी और अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी मुद्दा ले ले तो ये कितना मतलब बेनिफिट इससे मिलेगा?
ये सोलर व्हीकल की बात तो केंद्रीय बजट में थी, इस बजट में मुझे लगता है कि सोलर नहीं है। एनर्जी और अगर हम ई व्हीकल की बात ले लें, हाँ, वो मेरे 2 पॉइंट अलग है, लेकिन मैंने उसको साथ में लिया हुआ है। उसको सोलर एनर्जी के लिए सोलर रूफ की प्रावधान के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये गुजरात के बजट में जिला और तालुकाओं में। तो वो एक है कि इसमें इंक्लूजन है। बाकी मुझे ध्यान में नहीं आया और कोई चीज में सोलर के लिए कुछ प्रावधान हो। जी, और ई और व्हीकल व्हीकल से ई क्या व्हीकल्स की जो लगता बात है? थी वो केंद्रीय बजट की बात थी। इसमें भी लिखा गया है ई व्हीकल के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग उसे अपना पाएंगे? जैसे ई व्हीकल की बात टाइम ऐसा नहीं है कि लगेगा हमने थोड़ा। आज ही सुनी है, पहले भी हुई कई बार, तो उद्घाटन भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद वो चीजें मतलब नजर नहीं आते वो ये vehicles। क्या होता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऐसी चीज है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है लोगों में। तो आइडिया आ गया है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, बट एक्सेप्टेंस जो कॉमन पब्लिक के लेवल में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी के लिए और दूसरा ई व्हीकल की जो आप बात करें वो थोड़ा कॉस्ट में भी ज़्यादा रहेंगे, बट जो फंक्शनल कॉस्ट होगी, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे वो कम होंगे। तो इन अ लॉन्गर वे इट विल बी बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी, बट उसको आने में भी, ई व्हीकल आने में और डे टू डे में जैसे हम जगह ले ले पेट्रोल व्हीकल की या डीजल व्हीकल की, वो आने में मुझे लग रहा है कि 5-10 साल और लग जाएंगे। जी, जगदीश जी क्या कहना है आपको? अगर ई व्हीकल आता है तो उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी है ना, ये अपने सूर्य से प्राप्त हो जाएगी, तो उसमें अपने एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ेगा, वो बैटरी चार्जिंग करते इस तरह से हो जाएगा। और सोलर अपने रूफटॉप लगा देंगे तो घर में इलेक्ट्रिसिटी भी मुफ्त में हो जाएगी। इस चीज़ को तो आवकार्य ही है। और कहने का मतलब, अगर ये चीज़ अगर भविष्य में अपने लिए नया एक इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के लिए हमको दूसरे देशों के ऊपर आधार रखना पड़ता है, तो ये एक ऐसा सोर्स है कि जिसके कारण अपने दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमको पेट्रोल और डीजल जो बाहर से लाना पड़ता है वो बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, हम उसका स्वागत करते हैं। जी, आपका क्या कहना है मतलब स्नेहल जी के इसमें क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा था उसमें नितिन जी ने ये ई व्हीकल के बारे में बताया था? जी, मतलब ये जो कार्बन एमिशन होता है कि कोई भी इंसान सुबह से उठ के, जब से मैं ब्रश करता हूँ तब से मैंने पानी यूज़ किया, ये तो कार्बन फुटप्रिंट होती है हर एक की। तो वो जब भी कार्बन फुटप्रिंट कम होगी, आप जितने रिसोर्सेज कम यूज़ करोगे उतना मतलब एक इंसान अगर वो कम करेगा तो पूरे देश के इंसान जितने भी अपनी जनसंख्या है उसका आप कुल मिलाकर जो संख्या होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। तो यही प्रयास है कि जैसे आज अहमदाबाद में मैं देख रहा हूँ और काफ़ी सारे सिटीज़ में कि काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिक की बसें चल रही है। तो कभी कभी मैं स्कूटर पे उसके पीछे खड़ा होता हूँ तो वो धुआं निकलने का जो डर है वो नहीं रहता, पॉल्यूशन कम होता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी गुजरात सरकार ने ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना पब्लिक लेवल में तो शुरू कर ही दिया है। और दूसरी जो बात है कि जैसे व्हीकल्स है तो सरकार का भी एक है कि चार्जिंग पॉइंट सब जगह हो, सुचारू रूप से सब कंपनी यहाँ पर काम कर पाए। उनको अगर चार्जिंग पॉइंट्स के लिए कहीं पे लोकेशंस में कुछ मदद चाहिए सरकार की तो वो करें। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी चालू है और काफ़ी सारी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। जैसे मुझे यहाँ मेरी इलेक्ट्रिक कार है, उसकी 200 किलोमीटर की सीमा होती है। तो मुझे अगर मुंबई जाना है तो मैं सोचूंगा, मुझे अगर कहीं और जाना है पूना या 500-600 किलोमीटर दूर तो मैं सोचूंगा। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ऑलरेडी इन प्लेस काफ़ी जगह पे है, मेट्रो सिटीज़ में और बड़े सिटीज़ में, और हाईवे पे ये पूरा काम चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार और गुजरात की विजय रूपाणी जी की जो सरकार है और नितिन पटेल जी सभी एकदम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा है कि भाई ये जो रिसोर्सेज है हमारे, जैसे सौर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसकी हर एक जो उसके काम है उसमें सरकार का बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है और वो उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जी, लेकिन देखा तो ये भी जाता है, योजनाएं तो काफ़ी सारी आती है। अगर हम धुलेरा का एग्जाम्पल ले ले तो वहाँ पे भी ये सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ डेवलप नहीं किया गया। नहीं, गुजरात में मैंने जैसे पहले से कहा कि गुजरात उत्तम है, हम उसको सर्वोत्तम बनाने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में डेफिसिट एनर्जी गुजरात के पास जो है वो आज एनर्जी डेफिसिट स्टेट नहीं रहा है गुजरात। तो जो भी नया प्लांट आएगा या और कोई भी आएगा तो उसको और कहीं पे बिजली बेचनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे कारण हैं, मतलब मैं कोई उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह सकता, पर जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है वो ये है कि
ये जो पूरी ग्रिड है नेशनल ग्रिड, उसको एक करने की बात है। जैसे मैंने आज यहाँ पे बिजली बनाई तो मैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश कहीं पे भी दे सकता हूँ। जैसे हमारे घर की बिजली है उसको हम जो अपना पावर, जो टॉरेंट या जो भी अपना जो सप्लायर होता है उसको हम वापस देते हैं और उसके एवज में वो हमको पैसे देते हैं या पैसे काटते हैं। इस प्रकार से अब पूरे स्टेट को देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है। पर हाँ, एक चीज़ मुझे पता है कि गुजरात जो है वो काफ़ी तरह समृद्ध है और सोलर पावर का पायोनियर है। और उसमें भी मोदी साहब ने जब इनिशिएटिव किया था तो कच्छ की खावड़ा में और सब जगह पे काफ़ी सारे प्लांट्स आज की डेट में कार्यरत है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी कंपनीज, आपने देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इस क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो एफडीआई काफ़ी इसमें आ रहा है और लोगों को इंटरेस्ट है कि हम गुजरात में सोलर पावर प्लांट्स डालें। गुजरात सेफ है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है उस पर हम लोग विंड मिल्स बनाए, वहाँ पे पर्याप्त हवा है, माहौल भी अच्छा है, ग्रिड भी अच्छा है, सिस्टम्स भी अच्छी हैं। तो इससे हम सबको, पूरे गुजरात के सभी भाइयों बहनों को बहुत ही लाभ होगा। जी। तो अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। लेंगे एक ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।